Okay, so now let us discuss another concept of electricity. This concept we have discussed already. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, but एक specific एक topic में इसे नहीं पढ़ा है. So we will going to study electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की बनी है, दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इज फॉर्म इज गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म से यह कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में आई है. जैसे कि अगर मैं सोलर एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं तो सोलर एनर्जी की मदद से आई है, या फिर मैं विंड एनर्जी यूज करता हूं, या फिर मैं हाइड्रो एनर्जी यूज करता हूं, या फिर मैं यूज करता हूं केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब अलग अलग केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करवाएंगे और उस रिएक्शन की मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट एनर्जी इज गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. केमिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे हम? केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now, this chemical energy जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यह फिनोमिना कहाँ होता है? दिस फिनोमिना इज इन सेल. सेल या फिर बैटरी, सेल और बैटरी वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल पे सेल या फिर बैटरी जो होती है वो वर्क करती है. उसके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के बीच में अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होती है. उस रिएक्शन से एनर्जी फॉर्म होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. जब आप केमिस्ट्री में काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है और भी अलग अलग तरह की, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. इन दैट situation you will going to study the energy that is carried out in a reaction. एक रिएक्शन होने से किस तरह की एनर्जी बनती है या फिर कंज्यूम होती है. ओके, फॉर टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है सेल से और सेल के अंदर केमिकल भरा है, उसके बीच में रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से एनर्जी बनती है. नाउ जब हम एक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक मैंने कंडक्टर लिया, इस तरह के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, so let us say this is the point A, this is the point B. जब हम इस तरह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जीरो होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तब इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई डायरेक्टेड या कोई ऑर्डर्ड मोशन नहीं होता. इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ जब मैं इस ए बी एंड्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, एक सेल कनेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से, सच दैट यह टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, यह टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है. इन दिस केस, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, these electrons will move in a particular direction. अब सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है. पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, देखिए पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल
and this negative is low potential. So current कहाँ move करना चाहिए? Current should move in this direction. This should be the direction of current because current flow होता है positive से negative this direction. So positive यह है, negative यह है, like this ऐसा current flow होता है. So फिर electrons कहाँ move करेंगे? Electrons should move in this direction. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए. ओके देखिए हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट पॉजिटिव से निगेटिव होता है, नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव होता है. जस्ट दिस सिंपल रूल. यहाँ पे मैंने बैटरी अगर इस तरह से कनेक्ट करी, ए टर्मिनल को पॉजिटिव कर दिया, बी टर्मिनल को निगेटिव कर दिया. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम बी टर्मिनल टू ए टर्मिनल. अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं सो पॉजिटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल. लेकिन एक मेटल में, एक वायर में कौन से चार्जेस करंट कैरी करते हैं, किस चार्जेस की वजह से, किन चार्जेस की वजह से करंट होता है? सो वी विल से वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते. सो इसीलिए जब भी मैं एक कंडक्टर के अक्रॉस सेल अप्लाई करूंगा, एक बैटरी अप्लाई करूंगा, उस केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट होगा. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट क्रिएट होगा. और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये चीज आगे जाके कंफ्यूज करती है. ओके सो वी हैव अज्यूम कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम दिस नेगेटिव टू दिस पॉजिटिव. नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस बी टर्मिनल पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे इस एंड पे, यह इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे मूव करना शुरू कर देगा. सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे. लेकिन हम अभी सिर्फ इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, दिस वन. हम इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं. देखिए दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए. यह इलेक्ट्रॉन बी टर्मिनल से मूव करते हुए ए टर्मिनल पे जाएगा. लेकिन क्या ये एक सीधी लाइन में ए टर्मिनल तक जा सकता है? नो. व्हाई? बिकॉज दिस कंडक्टर हैज सम फाइनाइट रेजिस्टिविटी. इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि while moving from B to A, this electron will collide with other electrons or with other atoms. या तो ये एटम से या इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलिजन क्रिएट होगा, और इस कोलिजन की वजह से इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी. तो एक केस यह आ सकता है कि जो एनर्जी इसके पास है वो इधर मूव करते करते रास्ते में ही खत्म हो गई. क्या हुई? इसके पास एनर्जी आई, एनर्जी ये आगे बढ़ा, कोलिजन हुए, फिर आगे बढ़ा, फिर कोलिजन हुए, फिर आगे बढ़ा, फिर कोलिजन हुए, और कोलिजन्स होते 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 इसकी एनर्जी रास्ते में ही खत्म हो गई. ये ए पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाया. सो जस्ट इमेजिन अगर इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगा तो फिर करंट का फ्लो कैसे क्रिएट होगा? बिकॉज करंट का फ्लो तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होएगा, एक एंड से दूसरे एंड पे मूवमेंट होगा. सो वी विल से दैट द एनर्जी required to move electron from one end to other end of conductor is called इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर बीच में एनर्जी खत्म हो गई तो वो ए तक नहीं पहुंचेगा, और अगर ए पॉइंट पे, ए टर्मिनल पे नहीं पहुंचा तो करंट का फ्लो ही नहीं बनेगा. सो अगर ये डिजायरेबल है
कि करंट का फ्लो बने, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। सो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय दिस सेल। यह सेल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगा, कोई अलग से एनर्जी नहीं आएगी। सो दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय सेल। दैट्स वाई हम इसे पावर सप्लाई कहते हैं, बिकॉज ये पावर और एनर्जी सप्लाई करती है ना। दिस बैटरी इज सप्लाइंग व्हाट, दिस इट इज सप्लाइंग एनर्जी। एनर्जी टू हुम, दिस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं तो क्या यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर पाएगा? क्या यह इलेक्ट्रॉन बी से ए तक पहुंच पाएगा? नो। वाई? बिकॉज जब ये मूव करने की कोशिश करेगा बीच में कोलिजन्स होंगे, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी और ये वापस से किसी और रैंडम डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन करंट एस्टैब्लिश करने के लिए, इस सर्किट में करंट को बनाने के लिए हमें यह चीज आवश्यक है कि दिस इलेक्ट्रॉन और मेनी अदर इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां से यहां तक इन्हें जाना जरूरी है। सो यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर कहें हमें वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन से, वी विल से दैट वर्क has to be done to move an electron from B to A. This work is done by cell. सेल किस तरह से वर्क करती है? सेल एनर्जी सप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चौक मेरे हाथ में इस तरह से, इस चौक को मैंने ऐसा होल्ड कर दिया, यहां तक होल्ड करा। इसके पास कुछ एनर्जी है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल एनर्जी, लेट से कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। अगर मैं इस चौक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहता हूं, देन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस चौक को पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कहीं बाहर से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यह एनर्जी मैं दूंगा कैसे? मैं इस चौक को इस तरह से उठा के ऊपर ले जाता हूं, इस तरह से, और इस चौक के पास एनर्जी आ जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक मैंने क्या किया? मैंने इस चौक के ऊपर कुछ वर्क किया, और ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आई? यह एनर्जी मैंने मेरी बॉडी में से सप्लाई करी। जो एनर्जी मेरे पास है, जो मैंने खाना खाया, उस खाने से मुझे एनर्जी मिली, उस एनर्जी को मैंने इस चौक को वर्क के थ्रू सप्लाई किया। मैंने इस चौक पे वर्क डन किया, और वही वर्क डन इस चौक में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बैटरी क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाती है, यहां से यहां उठा के ले जाती है, या कहें इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करती है, such that this electron should move from this point to this point. So that's why we have written work has to be done to move an electron from B to A, and this work is done by cell by supplying electric energy, by supplying electric energy. So overall हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी is the work done by current to move in a circuit. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? द वर्क डन बाय करंट टू मूव इन अ सर्किट। अब ये
जो सेल है, ये जो बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कैसे करती है? ये सप्लाई करती है बाय करंट। करंट के माध्यम से ये एनर्जी को सप्लाई करती है और उस एनर्जी की मदद से सर्किट कंप्लीट होके उस सर्किट में करंट का फ्लो बना रहता है। ओके, अगर इसने एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया सो कोई प्रकार की एनर्जी, कोई प्रकार का वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा, और वर्क डन नहीं हुआ तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम जो घर में सेल यूज करते हैं, उस सेल का क्या फंक्शन है? उस सेल का फंक्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई करना। वह सेल बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करती है और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से वर्क डन होता है। आप देखते हैं कि सेल थोड़े समय में खराब हो जाती है, तो खराब हो जाती है मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म हो जाती है। अब सेल के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आती है? केमिकल एनर्जी से आती है। ओके, केमिकल एनर्जी इज नॉट इन आवर कोर्स, वी विल डिस्कस दिस इन 12th क्लास। केमिस्ट्री में आप 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के एक टॉपिक को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि इस सेल में किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। ओके, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमने यह समझ लिया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, यह एक वर्क डन है। ओके, नाउ जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने समझा, अब हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। मैथमेटिकली कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा कहता हूं, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज अ बॉल ए एंड दिस इज अ बॉल बी। Ball A is, let us say, at 6 volts. Ball B is, let us say, at 8 volts. 8 volts और 6 volts क्या है? 6 volt is the potential energy, electric potential energy of ball A. 8 volts is the electric potential energy of ball B. हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस बॉल पे चार्ज लाके आपने रखा, तो चार्ज लाके जितना चार्ज आप रखते गए उसके थ्रू आपने वर्क डन किया, और वह वर्क डन इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके ऊपर स्टोर करने का। नाउ फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कही थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों बॉल्स के बीच में 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये 6 वोल्ट्स पे है, ये 8 वोल्ट्स पे। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर मुझे एक चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे रखना है, 1 कूलम चार्ज को, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? मुझे 2 जूल्स ऑफ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यह जो वोल्टेज हमने लिखा है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट्स। इस चीज को हमने डिस्कस किया है काफी डीप में। सो लेट अस से इन दोनों बॉल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। लेट अस से इन दोनों बॉल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। सो व्हाट इज V? V इज द amount of work to be done to move a charge means 1 coulomb charge, or 1 coulomb charge from A to B। V क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये उतना एनर्जी है, उतना वर्क डन है जो हमें 1 कूलम चार्ज को सप्लाई करना होगा। मतलब A पॉइंट से मैंने 1 कूलम चार्ज को उठाया और उसे रख दिया B पॉइंट पे। 1 कूलम चार्ज उठाया मतलब 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को उठाया। ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू मूव Q चार्ज, अगर मुझे A से B में Q चार्ज को रखना है तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज के लिए V वर्क डन करना पड़ेगा। सो टू मूव अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव Q charge will be, let's say W is equals to Q times V। So Q times V मतलब Q इंटू V, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा
एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज को A से B तक मूव कराने में। ओके, सो सेम चीज यहां पे सोचिए। यहां पे मैंने लेट से मान लिया इस सेल का पोटेंशियल है V, इस सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है लेट से V। सो V क्या है? V है एक अमाउंट ऑफ चार्ज टू मूव फ्रॉम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B, मतलब 1 कूलम चार्ज को A से B पे लाके रखने में आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब लेटस से इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, लेटस से इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। सो I इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस करंट I विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q क्या है? Q इज द लेटस से Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। तो करंट हमने डेफिनेशन सीखी थी करंट की। करंट इज व्हाट? इट इज द चार्ज मूविंग पर सेकेंड। सो लेट अस से Q is the amount of charge which is moving in t seconds and it is creating a current I. So I current is equals to Q upon T. Now अगर मुझे A से B में 1 coulombs of charge पहुंचाना है तो I need to do a work of V। अगर मुझे A से B में Q coulombs of charge को पहुंचाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना, that is W is equals to Q into V, okay, Q times V. Now what is Q? Q is equals to I into T. So this equation can be written as W is equals to Q times I, sorry Q times I नहीं, Q की जगह हम I into T सब्सटीट्यूट करेंगे, so you will get I into T times capital V. So this W is equals to I T into V, I into T into V। तो देखिए वर्क डन की डेफिनेशन तो वही है, वर्क डन का एक्सप्लेनेशन भी वही है, बस हमने क्या करा, हमने चार्ज को हटा के करंट के टर्म्स में डेफिनेशन लिख दी और कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं किया। नाउ लेट अस से अगर मैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लेता हूं, लेट से R, इस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो अगर R रेजिस्टेंस है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R, V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यू विल फाइंड दैट इफ वर्क डन इज इक्वल्स टू I इंटू T इंटू V, सो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू I square R into T, and the work done is also equals to V square upon R into T. These are the work done by a battery or a cell of potential difference V in moving a charge in moving Q coulombs of charge from A to B. So this is what, this is the work done by cell to move Q charge from A to B, or we can say that this is the work done by this cell to establish a current I in the circuit। ये वर्क डन क्या है? ये वर्क डन चार्ज को मूव करा रहा है, चार्ज को मूव करा रहा है मतलब करंट जनरेट कर रहा है। सो आई कैन से दैट दिस वर्क डन इज, दिस वर्क डन बाय द सेल इज द वर्क डन टू जनरेट or to establish a current I in the circuit। इस सर्किट में अगर मैं I करंट एस्टैब्लिश करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी को लगाना पड़ेगा। सो बाय दिस फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इफ यू यूज दिस वन सेकेंड फॉर्मूला,
वर्क डन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा करंट आपको फ्लो करवाना है, जितना ज्यादा करंट आपको भेजना है, उतना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके मूवमेंट के लिए वर्क डन भी तो ज्यादा होगा। जैसे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितने ज्यादा चार्जेस आप भेजेंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा। सेम चीज रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए वर्क डन, व्हाई? बिकॉज अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा हुआ तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। तो हम करंट एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक पहुंचाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होगी। हेंस ये करंट के हेंस ये रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा समय के लिए आपको करंट एस्टैब्लिश करना है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, वर्क डन उस पर भी डिपेंड करेगा। सो जितना ज्यादा समय के लिए आप करंट बनाना चाहते हैं इस सर्किट में, उतने ज्यादा समय के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हालांकि ये बहुत डीप में हमें डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमें बेसिक इन फॉर्मूले को याद रखना है और यह देखना है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है। ओके, इट इज डिपेंडिंग ऑन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, जितने ज्यादा समय के लिए आप इसको फ्लो करा रहे हैं। करंट इज इन एम्पियर्स, रेजिस्टेंस इज इन ओम्स एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। याद रखिए, हम एसआई यूनिट में डील कर रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स, SI unit of resistance is ohms and SI unit of current is ampere and SI unit of work done is joule। क्या होती है? जूल। वर्क डन हो या एनर्जी हो, उसकी SI unit is joule। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर।